Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the other concept, the remaining concepts of our basic tools which we are using for the economic business decision making. बहुत सारे concepts हैं जो हम read करने वाले हैं, जो हम study करने वाले हैं, जो कि important है हमारे लिए understand करना. क्यों? क्योंकि practical life में जब in future यही कॉन्सेप्ट्स हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर द डिसीजन बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग करना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, विल गोइंग टू यूज़ द सेम. सो पे अटेंशन. द नेक्स्ट वन विच इज़ नथिंग बट द ग्राफ. इसके पहले हमने बहुत सारे टूल्स को कवर अप किया जिसमें आपका वेरिएबल्स, फंक्शंस, इक्वेशन और इकोनॉमिक टूल्स एंड इकोनॉमिक डेटा, वो सब चीज़ों को हमने कवर अप कर लिया है, जिसके बेसिस पे या उनको ये टूल्स और ये कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करके रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, और किसी भी पर्टिकुलर थियरीज को समझने की कोशिश करते हैं इन वेरिएबल्स का यूज़ करके. तो नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी द फिफ्थ वन, जो कि है हमारा क्या, ग्राफ. ध्यान देंगे ज़रा, पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली. बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है. दैट इज़ नथिंग बट वॉट योर ग्राफ. नाउ ग्राफ के बारे में क्या बताया जाए. ग्राफ के बारे में आपको पता है कि ग्राफ क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय द ग्राफ. ग्राफ वो चीज़ें होती हैं जिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं. वो एक्स एक्सिस पे कुछ रिप्रेजेंट होगा, कुछ वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, और एक पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज़ नथिंग बट द ग्राफ एग्जैक्टली. तो ग्राफ क्या करता है, ग्राफ एक ऐसा टूल है जो किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, किसी भी पर्टिकुलर स्टडी को, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और एक इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है. सो किसी भी चीज़ों को हमें जब समझना होता है तो हम या तो उसके वर्डिंग्स को रीड कर सकते हैं या फिर उसके न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो बेटर ऑप्शन क्या होता है, हर बार 99.99% केसेस में बेटर ऑप्शन इन ऑर्डर टू स्टडी और इन ऑर्डर टू एनालाइज और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, just to see the graph of that particular rules, that particular model or that particular theory. किसी भी theories का सिर्फ हमें क्या करना है, ग्राफ देखना है, और ग्राफ देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि क्या सिचुएशन है और आगे क्या सिचुएशन हो सकती है. So graphs are the geometrical tool used to express the relationship between the variables. Graphs are essential in the economics because they allow us to analyze the economic concept and examine the historical data. So history के जो डेटाज होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पॉपुलेशन ले लो, पॉपुलेशन चैप्टर की बात करें तो 1921 के बाद हमारा पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज़ ही हो रहा है. 1921 इज़ नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, और 1921 के बाद क्या हुआ, हमारा पॉपुलेशन धीरे 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 इंक्रीज़ ही होता चले जा रहा है. तो वो क्या हुआ, पॉपुलेशन जो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है उसे बोला जाता है आपका क्या, हिस्टोरिकल डेटा. दैट इज़ नोन एज हिस्टोरिकल डेटा, एंड इट अलाउ अस टू एनालाइज द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. अब जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, जो कि हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ ओनली. द ग्राफ इज अ डायग्राम शोइंग हाउ टू और मोर सेट्स ऑफ अ डेटा और द वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू द वन अनदर, एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राफ. इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ग्राफ के बारे में हमें समझने की ज़रूरत है, which is very important for us to understand, is nothing but the horizontal line on the graph is refers to as the horizontal axis, or sometime we are calling it as a x-axis, and the vertical line is known as what, your y-axis, or which is known as vertical axis. The low left hand corner where the two axes are meet, it is known as origin, and it signifies what, 0. चलो हम ग्राफ ड्रॉ ही कर लेते हैं. we'll going to draw the graph and I'll going to explain कि क्या होता है ये चीज़ें, how these things will going to वर्क. तो बेसिकली अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इफ आई एम ड्रॉइंग द वन ग्राफ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस. कैन यू सी दिस वन, इसे बोला जाता है वाई एक्सिस. अब ये जो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहाँ पे जॉइंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे जॉइंट करते हैं, दैट जॉइनिंग इज नोन एज व्हाट, योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर कर्व इज ऑलवेज 0. हर किसी एक जो भी वेरिएबल होगा जो हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे 0. फिर यहाँ पे देखा जाए, बात की जाए अदर थिंग्स की. नाउ विल वी टॉक अबाउट दी अदर थिंग्स ओवर हियर.
वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द टू एक्सिस। नाउ दो वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं हम, किसी भी वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों एक्सिस पे। द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑन द एक्सिस इज डिपिक्टेड इन द curves or the curves shown in the graph. For example, the relationship between the variable is inverse, then the curves will be downward sloping or it will have the negative slope. अब ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, what the first point is saying, the first point is talking about what exactly your variables. मान लो क्लास, मान लेते हैं हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं डिमांड और प्राइस के बीच में। तो बात जब हम करें रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस और द प्राइस और डिमांड, हमें पता है एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, हमें प्राइस लेना है। फिर इसके बाद इफ यू गोइंग टू सी आफ्टर दिस, फिर किसी भी बीच का रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना और रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम कर्व्स का यूज़ करते हैं। अगर ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसे बोला जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसको नेगेटिव स्लोप भी बोला जाता है, जो कहाँ पे होता है, जो आपका होता है डिमांड के केस में। नाउ डिमांड के केस में कर्व क्या होता है, नेगेटिव स्लोपिंग, इंडिकेट्स कि एक के बढ़ने पे दूसरा क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर ग्राफ इज। इसे बोला जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एक कर्व और दो वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इससे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है और डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका डिमांड कर्व है। जब प्राइस आपका कम होगा डिमांड आपकी बढ़ेगी। इन द सिमिलर मैनर जब आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, आपकी कम होगी। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर ग्राफ इज। नाउ द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द कर्व. The functional relationship between the variables are specified in the form of a equation can be shown by drawing the lines in the graph. जो ग्राफ में जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं क्लास, what we are doing, कोई भी ग्राफ है, any graph it is there. If in any graph we are drawing the lines, तो वो लाइन को बोला जाता है कि आपका कर्व. So the line depicts the relationship between the variable. For instance, the relationship between the consumption and income is shown in the equation 2 is expressed by the drawing the line in the figure 1.3. तो चलो यहीं पे हम फिगर 1.3 क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं पे हम फिगर 1.3 क्या किया, हमने ड्रॉ कर लिया, जहाँ पे यहाँ पे आपका क्या है, इनकम, यहाँ पे आपका क्या है, कंजम्पशन, और दिस इज व्हाट द कंजम्पशन कर्व इज. This is what your consumption curve is. Can you see this curve? ये जो लाइन गई हुई है C वाली, ये जो लाइन गई हुई है C वाली, इसे बोला जाता है कर्व. सो कर्व जो होता है, कोई भी लाइन होता है, वो लाइन जो हम शो करते हैं किसी भी फैक्टर, किसी भी ग्राफ पे, दैट लाइन इज नोन एज व्हाट, कर्व, जो इंडिकेट करता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। और भी बहुत सारे स्टडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। एंड नाउ अगर एक्सप्लेनेशन पार्ट हम स्टडी करते हैं तो एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ज़रा ध्यान देना क्लास। द CC इज़ द स्ट्रेट लाइन एंड हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। नाउ अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से आई एम ड्रॉइंग द कर्व CC। नाउ CC क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन है जो क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड स्लोपिंग है। इट शोज द एग्रीगेट कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पे आपका इनकम है, यहाँ पे आपका क्या है, कंजम्पशन है, और दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे CC कर्व के वजह से। बिकॉज ऑफ द CC कर्व यू कैन सी, देन इट शोज दैट एन इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम विल लीड्स टू द इंक्रीज इन द कंजम्पशन। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा। और इन दिस केस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इज डायरेक्ट। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। कैसे डायरेक्ट है, जब आपका इनकम इंक्रीज होगा तो आपका कंजम्पशन भी क्या होगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। जब आपका इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। It shows that an increase in the disposable income will lead to the increase in the consumption, and in these cases the relationship between the variable is direct, and the direct relationship occurs when the
वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो आप देख लो दोनों वेरिएबल क्या है, सेम डायरेक्शन में ही क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड दे आर इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। यहाँ पे जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चले जा रहा है। ऑन द अदर हैंड द इनवर्स रिलेशनशिप अकर्स व्हेन द वेरिएबल्स मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, आपका इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है, विच इज़ नथिंग बट द कर्व, and thus a line in depicts that underlying relationship between the two variables depends upon the relationship between the variables in the line can have a positive or negative slope। या फिर वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, या फिर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप। सबका मतलब क्या है, लगभग सेम ही है, पॉजिटिव या अपवर्ड, नेगेटिव या फिर डाउनवर्ड हो सकता है। फिर बात करें जब हम स्लोप की, नाउ द स्लोप अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, जब भी हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं, क्लास पे अटेंशन, जब भी हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टडी में हम स्लोप्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ग्राफ को, किसी भी ग्राफ को स्टडी करते हैं तो उसमें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कर्व के अलावा एक और चीज़ पे ध्यान देते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द स्लोप, कि अपवर्ड स्लोपिंग है कि फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव स्लोप है या फिर नेगेटिव स्लोप है। तो वो स्लोप को स्टडी करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका कर्व, तो कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और इट मे बी लाइक दिस ऑल्सो, इट विल बी दिस वन और दिस वन। तो ये दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली द डिफरेंट कर्व्स। लेकिन ये कर्व्स का अगर स्लोप्स देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, और यहाँ पे कांस्टेंट है। इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर कांस्टेंट इज। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन इंपॉर्टेंट वे टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज बाय द स्लोप ऑफ द लाइन। सिंपली क्या करना है आपको, जो कर्व दिया हुआ है उसके बीच का जो दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को अगर आपको बताना है, तो सिंपली जो कर्व का इंडिकेशन है, जो कर्व का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दैट स्लोप इफ यू गोइंग टू एक्सप्लेन, अगर किसी भी चीज़ का अगर स्लोप आप एक्सप्लेन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाता है। द स्लोप शोज द हाउ द फास्ट और एट वॉट रेट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजिंग इन द रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने पे, दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ कर्व, विद द हेल्प ऑफ अ स्लोप एंड द कर्व ऑल्सो। सो यहाँ पे दैट पर्टिकुलर थिंग we're going to read it. By the looking at the slope of the line, we can quantify the average relationship between the variables. By looking at the slope of the line, we can quantify the average relationship between the variables, कि पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, अपवर्ड स्लोपिंग है या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, उन चीज़ों का पता चल जाता है बाय what just when we're going to show or we're going to see the slope of any particular line. The slope is defined as the amount of a change in the dependent variable measured per unit change in the independent variable measured, or therefore the slope is equals to the change in y upon change in x, where the y is your dependent variable and x is your independent variable, and delta shows the changes which are taking place. So यहाँ पे स्लोप इज इक्वल्स टू वॉट योर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, जहाँ पे वाई आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डेल्टा क्या है आपका किसी भी प्रकार का चेंजेस जो यहाँ पे हो रहा है। इन अदर वर्ड्स द स्लोप इज एन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मेजर्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन वाई एंड द चेंज इन एक्स। फॉर इंस्टेंस द स्लोप ऑफ अ डिमांड curve is measured at the change in the quantity upon change in price, and the most the cases the dependent variable is represented on the vertical axis and independent variable is represented on the horizontal axis. तो change in quantity upon change in price ये क्या है, ये आपका शो करेगा क्या, slope. Now the slope of a straight line we're going to see, जैसा मैंने आपको बताया स्लोप क्या होता है, ये एक अपवर्ड स्लोप भी होता है और एक डाउनवर्ड स्लोप भी होता है। टू काइंड्स ऑफ स्लोप्स आर देयर। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, फिगर 1.4a एंड फिगर 1.4b।
Now the movement of a A to B on the line DD1 and SS1 in the figure A and the B may occurs in the two stages. Now दो डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे हम. एक होगा आपका जो रिप्रेजेंट करेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक कर्व आपका जो रिप्रेजेंट करेगा अपवर्ड स्लोपिंग. Now upward sloping or downward sloping, both the things are there. So the movement of a to B on the straight line on the line DD1 and the SS1 in the figure 1.4 A and B may occur in the two stages. The first, there is a horizontal movement from A to C indicating the 1 unit increase in the X, and second is a corresponding vertical movement up to the B down from the C to B, which is nothing but what exactly the length of a CB indicates the change in the Y per unit and change in the axis. So let's say this is A. Now A, C और B. जरा ध्यान देना यहाँ पे. अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, हाउ व्हेन द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है A से C पे, प्लस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है A से C पे. जैसे ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से दैट इज मूवमेंट और द 1 यूनिट एक्सिस. यहाँ पे चेंजेस किस में हो रहा है, X में चेंज हो रहा है A से C के बीच में, तो Y में चेंज हो रहा है C से B के चेंज में. दिस इज व्हाट चेंज इन द Y विच इज टेकिंग प्लेस. सो स्लोप की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे A, B और C, तो जैसे ही यहाँ पे चेंजेस हो रहा है A से C के बीच में, वैसे Y एक्सिस में चेंज हो रहा है C से B के चेंज में. दैट मीन्स इफ इट इज चेंजिंग लाइक दिस इन दिस वे देन इट इज फॉलिंग ओवर हियर. तो ये चेंजेस हो रहा है कहाँ पे, आपके फिगर 1.4 ए में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एक्स विच इज टेकिंग प्लेस. बिकॉज ऑफ अ चेंज इन एक्स द वाई इज ऑल्सो चेंजिंग. इन द सिमिलर मैनर अगर देखेंगे स्लोप्स में, दिस आर द स्लोप्स. The second, there is a corresponding changes in the vertical movement up to or down from the C to B, and the length of a CB indicates the change in the Y per unit and the changes in the X. Thus the slope of a measures the Y changes per unit and change in the X. And representing simply, एक simple language में जब हम इसे explain करें, सिंपल लैंग्वेज में जब हम इसे समझने की कोशिश करें, तो बात कुछ ऐसी है क्लास यहाँ पे कि ज़रा ध्यान देना. ये है हमारा डिमांड कर्व, लेट्स से डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब यहाँ पे दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द केस. ये हो गया A, ये हो गया आपका B और ये क्या हो गया आपका C. अब जब यहाँ पे x एक्सिस में A से C में चेंजेस आ रहा है, जब हम x एक्सिस पे, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये क्या हो गया आपका y एक्सिस. जब हम A से C में चेंज कर रहे हैं तो Y में क्या हो रहा है, देयर इज़ अ फॉल इन द Y फ्रॉम C टू B. जब X एक्सिस में क्वांटिटी चेंज हो रही है A से C, तो Y एक्सिस में क्वांटिटी चेंज हो रही है C से B. इन शॉर्ट यहाँ पे X एक्सिस के केस में क्या हो रहा है, और यहाँ पे X एक्सिस के केस में जब हम A से C पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज. जब कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, कोई भी कमोडिटी जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, अगर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो वाई एक्सिस पे जो चीज़ें हैं, जो वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है, उसकी क्वांटिटी सी से बी में चेंजेस हो रही है. वो चेंज हो रही है सी से बी की तरफ, जो रिप्रेजेंट करता है आपका नेगेटिव रिलेशनशिप. सी से बी की तरफ जो आपका रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव रिलेशनशिप. एक के इंक्रीज होने पे दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि इनवर्स स्लोप और इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है. और ये चेंजेस इफ यू गोइंग टू सी, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द केस. एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लास. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको स्टडी करना और समझने की कोशिश करो कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये क्या है आपका स्लोप. स्लोप में आप देखोगे जैसे ही एक्स एक्सिस में, जैसे ही आपका एक्स का वैल्यू ए से सी हो रहा है, मान लो ए आपका है यहाँ पे, जैसे ही ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आ रही है, जैसे ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे ये जो है आपका यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. सो व्हेन ए से सी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो सी से बी की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. सो ए से सी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बी सी से
बी तक वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो जो है रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप, दैट इज द नेगेटिव स्लोप ओवर हियर. In the similar manner, if you're going to see the next one, that is nothing but the positive slope. अब जब पॉजिटिव स्लोप्स की बात करें हम यहाँ पे, तो सेम सिचुएशन है, जरा ध्यान देना यहाँ पे. B, C एंड A, जब हम वैल्यू A से C तक इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे C से B तक क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. प्लस जब हम अपनी वैल्यू जो है A से C तक इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वैल्यू जो है C से B तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. वॉट वी इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो यहाँ पे स्लोप जो है अपवर्ड स्लोपिंग है. अपवर्ड स्लोपिंग की वजह से यहाँ पे जो चेंज इन x और चेंज इन y हो रहा है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो हम स्टडी कर सकते हैं दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल ओनली. इसके बाद द लाइन इज अ स्ट्रेट, इट्स स्लोप इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, and thus the slope of the line indicates whether the relationship between the two variables is direct or inverse, and the relationship is direct when the variables moves in the same direction, and that is they are increase or decrease together, and thus the positive slope indicates the direct relationship. जो हमारा नेक्स्ट वाला था पॉजिटिव रिलेशनशिप इंडिकेट कर रहा था, और उसके पहले वाला जो हमने डायग्राम अभी ड्रॉ करके देखा स्लोप, वो आपका क्या कर रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, जो ऑलरेडी हम लोग ने कवर अप कर लिया. एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट योर स्लोप ऑफ अ कर्व्ड लाइन. इसके पहले हमने क्या देखा, स्लोप ऑफ अ नेगेटिव कर्व हमने कवर अप किया अभी तक, और स्लोप ऑफ अ पॉजिटिव कर्व. सो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप्स के बाद आता है आपका स्लोप ऑफ अ कर्व्ड लाइन. नाउ कर्व्ड लाइन का मतलब क्या होता है, इसके पहले स्ट्रेट लाइन था, अभी हम थोड़ा लिटिल बिट कर्व्ड लाइन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग टू सी, हम मेजर करेंगे कुछ चीज़ों को एक डिफरेंट कर्व पे, एक डिफरेंट कर्व पे, एंड दैट डिफरेंट कर्व विल गोइंग टू ड्रॉ ओवर हियर. चलो ड्रॉ करते हैं वो कर्व यहाँ पे. तो जरा ध्यान, दिस इज T1, T2, T3, T4, that is the tangent line, and T5 and T6, A, B, C, D और E. ये आपका क्या है, कर्व्ड लाइन, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. नाउ दिस इज नोन एज व्हाट योर, ये आपका पॉजिटिव स्लोप है, ये आपका नेगेटिव स्लोप है, और यहाँ पे स्लोप क्या है आपका, ज़ीरो. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, ज़ीरो स्लोप. अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, ज़रा एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करते हैं. Now what it explains over here, explanation क्या दिया हुआ है, the ABCDE curve in the figure 1.5 increases initially. Now यहाँ पे देखेंगे ABCDE curve जो है आपका, वो इनिशियली क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पे आके रुक गया, फिर वापस क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है. सो पहले थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट, फिर उसके बाद डिक्रीज. इट रीचेज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ अ C and then declines, and the slope of the curve line at a point is, at a point is given by the slope of a straight line that is tangent drawn to the curve at a given point. For instance, if we wanted to find out the slope of a curve at a point B, we have to draw the straight line T1, T2 as a tangent to the curve at a point B. By calculating the slope of a straight line T1, T2, we can find out the slope of the curve line at a point B. अब हमें सपोज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इन सिंपल वर्ड्स इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ये पॉइंट B देख रहे हो यहाँ पे. अब ये पॉइंट B पे कौन सा स्लोप है, ये जो हमारा ABCDE जो है हमारा कर्व है, क्या है, ये हमारा कर्व है, मान लेते हैं. लेट अस ड्रॉ द डिफरेंट वन. तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, A, B, C, D और ये हो गया आपका E. नाउ B पे, वेदर B पे पॉजिटिव स्लोप है या फिर नेगेटिव स्लोप है, वो हमको फाइंड आउट करना है. पॉइंट B यहाँ पे जो है, पॉइंट B पे यहाँ पे कौन सा स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है कि पॉजिटिव स्लोप है या फिर ज़ीरो स्लोप है, वो हमें फाइंड आउट करना है. और वो फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्लोप हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लास यहाँ पे
टेंजेंट पॉइंट ड्रॉ करने की। जो टेंजेंट लाइन होता है वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके स्लोप को। वो टेंजेंट लाइन हमें हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पर्टिकुलर कर्व पे पॉजिटिव स्लोप आ रहा है कि नेगेटिव स्लोप है या फिर ज़ीरो स्लोप है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दिस टेंजेंट लाइन विच वी हैव ड्रॉन ओवर हियर, विच इज़ नथिंग बट व्हाट योर T2 एंड T1। सो T1 एंड T2 जो पॉइंट टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की है पॉइंट B पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट B इट रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव स्लोप। ठीक वैसे ही अगर हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट C पे क्या स्लोप है, तो यहाँ पे भी हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि T3 और T4 होगी, जो रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे ज़ीरो स्लोप है। जब पॉइंट D पे हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन द सिमिलर मैनर हमें यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा T5 और T6, जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग और यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। तो जो स्लोप्स का जो है हमें कर्व पे, एक ही कर्व पे अगर देखोगे आप तो 3 स्लोप्स हमें मिल रहे हैं। एक ही कर्व पे हमें 3 स्लोप्स यहाँ पे मिल रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोप, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स कैसा हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है। द पॉइंट बी वेयर वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन एंड अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, ड्रॉ किया। For instance, we find out the slope of a C and D by drawing the tangent line and it can be seen from the figure 1.5 से हम लोग देख सकते हैं कि slope of the curve is positive in the rising the region from the A to C। अब A to C की बात करें यहाँ पे, तो A से लेके C तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और C से लेके D तक और E तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। एंड इट कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर 1.5 द स्लोप ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव A to C तक, और C to E तक क्या है, नेगेटिव है। एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ अ कर्व दैट इज नथिंग बट द पॉइंट C, द स्लोप ऑफ द कर्व इज 0 एंड द 0 स्लोप इंडिकेट्स द स्मॉल चेंज इन द वेरिएबल x अराउंड द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ अ y। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे तुम कितना भी x चेंज कर लो, x वेरिएबल्स को कितना भी चेंज कर लो, y एक्सिस के वेरिएबल में ज़्यादा चेंज आएगा। देयर इज नो चेंजेस विच विल गोइंग टू टेक प्लेस इन द y वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। इसके बाद अगर कोशिश करोगे, फोर्स करोगे, तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ अ केस एग्जैक्टली इट इज़, यहाँ पे एक ऐसा केस है। Then similarly we can also find out the slope of a U-shaped curve. A U-shaped curve first falls, reaches its minimum point and then it start rises, and slope of a curve क्लास अगर ध्यान दे, अगर हम बात करें U-shaped curve की, तो U-shaped curve कुछ तुम्हारा ऐसा होता है, pay attention, this is like U-shaped curve is like this, जहाँ पे ये क्या होता है, नेगेटिव, ये 0 और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्लोप। तो ये होता है आपका यू शेप्ड कर्व, जहाँ पे पहले नेगेटिव होगा, पहले डिक्रीज होगा, फिर 0 मिनिमम पॉइंट टच करेगा, फिर वापस से इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इन द फॉलिंग रीजन ऑफ द स्लोप कर्व इज नेगेटिव, राइजिंग रीजन इज नॉट पॉजिटिव, एंड द मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो नेगेटिव, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो पॉजिटिव, और यहाँ का टेंजेंट क्या होगा तुम्हारा, कॉन्स्टेंट और मिनिमम पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है पता है, नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक, द स्मॉलेस्ट वन इज नथिंग बट द इंटरसेप्ट। तो जरा ध्यान देना, इंटरसेप्ट इज द पॉइंट एट विच द लाइन और द कर्व क्रॉसेज द वर्टिकल एक्सिस एंड द पॉइंट C, the line CC1 crosses the vertical axis, and in other words OC is the height of the vertical axis where the line CC1 crossed the vertical axis. Therefore the OC is an intercept and it shows the values of a consumption when the income is 0, and in the equation it will be represented with the help of a C is equals to A1 plus A2. So यहाँ पे अगर हम कंजम्पशन को ड्रॉ करें क्लास, तो कंजम्पशन को ड्रॉ करके मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाउ इट विल लुक लाइक, व्हाट डू मीन बाय द इंटरसेप्ट। ये जो देख रहे हो, सपोज ये हमारी क्या है, कर्व है, यहाँ पे आपका कंजम्पशन है क्लास, और यहाँ पे आपका इनकम है, यहाँ पे आपका कंजम्पशन, यहाँ पे आपका क्या है, इनकम है, और ये क्या है आपका CC कंजम्पशन कर्व है। तो ये स्पेस देख रहे हो, कैन यू सी दिस पोर्शन इज नोन एज इंटरसेप्ट। ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन को क्या बोला जाता है,
इंटरसेप्ट, ये पोर्शन को क्या बोला जाता है? दिस पोर्शन इज नोन एज व्हाट एग्जैक्टली? योर इंटरसेप्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। फिर जो आपके स्लोप्स है, जो गैप्स हो रहे हैं, जो इंक्रीज इन द इनकम के साथ आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, उसे बोला जाता है आपका स्लोप ऑफ द कर्व। और वो स्लोप आपका रिप्रेजेंट होता है A2 से, जिससे आपका इक्वेशन बनता है A1 प्लस A2 इंटू वाई। तो यहाँ पे A क्या है आपका? इंटरसेप्ट, और A2 इंटू वाई क्या है आपका? स्लोप, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एंड दिस इज हाउ क्लास वी हैव completed द चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 FY BCom। ऐसे हमने क्या किया, बहुत सारे डिटेल्स में स्टडी किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में समझने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सब चीज़ें समझना। क्यों? क्योंकि ये सब जो ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे वेरिएबल्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और इनके बेसिस पे ही हम क्या कर सकते हैं, आगे के चैप्टर्स को वी कैन अंडरस्टैंड द फर्दर चैप्टर्स इन डिटेल एंड इन अ बेटर मैनर, जिससे आपको ग्राफ से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली। नाउ व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू रिवाइज द इंटायर चैप्टर, यू विल गोइंग टू वॉच द वीडियो, एंड विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू।